तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक और आईटीआई के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से, जैसा कि आपको पता है कि डेली 8 बजे आपको क्लासेस मिल रही है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का 4th चैप्टर को करने वाले हैं, जिसका नाम है अयनात्मक विश्लेषण। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो विलयन के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है। तो इस चैप्टर को आप आसानी से समझिएगा, बहुत ही छोटा है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और इसका चैप्टर का अंग्रेज़ी में हम लोग क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है, या इसका कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, यानी कि अयनात्मक विश्लेषण। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार हैं, तो वो लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, टोटल लर्निंग, ज्वाइन कर जाइए। वहाँ पे आपको प्रत्येक क्लास का पीडीएफ मिलेगा। देखिए पारा मेडिकल के लिए जो क्लासेस चलती है वो शाम के 8 बजे चलती है, ठीक है, शाम के 8 बजे। पॉलिटेक्निक इंजीनियर की जो क्लासेस चलती है सुबह में 8 बजे चलती है, ठीक है, मॉर्निंग में 8 बजे। और जो आईटीआई की क्लासेस चलती है, ठीक है, जो आईटीआई की क्लासेस चलती है वो आपको शाम में 6 बजे से चलती है। तो इस रूटीन को आप सभी लोग फॉलो करें। जो लोग जिस ग्रुप से पढ़ रहे हैं वो लोग के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज अपनी क्लास को। तो यहाँ पे देख सकते हो विलयन तथा इनकी सांद्रता। विलयन तथा इनकी सांद्रता क्या कहता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसका डेफिनेशन लोग पढ़ते हैं, सॉल्यूशन एंड देयर कंसीट्रेशंस। देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। कहता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर विलयन कहलाता है। देखिए यानी कि समांगी मिश्रण यानी कि बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो, ठीक है। अब इसका देखिए आगे पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित होता है, देखिए मान लो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। देखो अब मान लो कि हमारे पास क्या है, क्या है, ये हमारे पास घोल है, ठीक है, इसमें क्या हमारा चीनी भी है, क्या है इसमें क्या हमारे पास चीनी है और क्या है, पानी है, ठीक है। तो चीनी हम लोग कितना लेंगे, चीनी तो पानी से तो कम क्या लेंगे हम लोग, चीनी लेंगे। तो जो भी कम लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सल्यूट हो जाएगा। और हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जैसा कि शरबत हो जाएगा, शरबत क्या होगा हमारा, विलयन होगा। लेकिन विलयन 2 प्रकार के, विलयन के अंतर्गत कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि विलयन को कितने बांटा गया भागों में, तो 2 भागों में, पहला विलय और दूसरा विलायक। तो घोलने वाले को, जिस चीज़ में हम लोग घोल रहे हैं, चीनी को हम लोग किस चीज़ में घोल रहे हैं बाबू, तो पानी में घोल रहे हैं, तो पानी हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे विलायक हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो एग्ज़ाम में आपका आ सकता है कि सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो पानी है या जल है इसको हम लोग सार्वत्रिक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अंग्रेजी में यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और हिंदी में क्या कहते हैं, सार्वत्रिक या सार्वजनिक विलायक, है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अगला डेफिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है किसी विलयन की सांद्रता उसमें उपस्थित विलय तथा विलायक की अपेक्षा मात्राओं के संदर्भ में होती है। देखो अब विलय की सांद्रता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला, देखो आपको एग्जाम में कुछ विलय की मात्रा दे देगा और विलय का भार या आयतन दे देगा और पूछेगा कि विलय की सांद्रता क्या होगी, या विलय का सांद्रता दे देगा और विलयन का सांद्रता दे देगा और विलय की मात्रा दे देगा और विलयन का भार या आयतन पूछेगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, और आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए विभिन्न व्यंजक निम्न प्रकार से हैं। देखो ये सांद्रता कुछ अलग अलग तरह से होते हैं। देखो पहले है, अगला सांद्रता आता है मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज यदि निकालने के लिए कहें तो इसका हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कहता है यह एक घटक है, अर्थात विलय का विलायक में, ठीक है, विलय या विलायक में की मोलों की संख्या तथा विलयन की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। यदि आपको देखिए विलय का मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए कहे तो क्या करना है, आपको विलय का मोल ज्ञात करना है और विलय का मोल प्लस विलायक का मोल, अर्थात कह सकते हैं विलयन का मोल। क्या कह सकते हैं, विलयन का मोल, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, विलय का मोल यानी कि जो कम मात्रा में मौजूद है, जैसे चीनी, तो चीनी का मोल कितना है, चीनी की मोल की संख्या लिख देंगे ऊपर में, मान लो कि 20 है,
कितना 20 है, और बटा में विलय का पता है 20, और विलायक यानी कि हम लोग चीनी को किस चीज़ में घोल रहे हैं बाबू, शरबत बना रहे हैं, तो उसको हम लोग किस में घोलेंगे, पानी में। तो पानी का भी मोल की संख्या होगी, तो उसको भी यहाँ पे लिख दो। मान लो कि इसका 15 है, ठीक है, मान लो 15 नहीं 25, क्योंकि ज़्यादा होगा हमेशा। तो अब इसको जोड़ के बटा में डिवाइड दे देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, विलय का मोल प्रभास हो जाएगा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब आता है मोलरता, यानी कि मोलारिटी, इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, एम से, कैपिटल एम से। अब मोलरता यानी कि मोलालिटी क्या है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बाबू, मोलरता कहते हैं। देखो मोलरता, देखो लास्ट में रता, रता यानी कि लीटर, लीटर क्या होता है, लीटर यानी कि देखो यहाँ पे प्रति लीटर में विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को, ठीक है। मान लो कि कोई विलयन है, उसमें क्या होगा, कम मात्रा में कौन उपस्थित होगा, विलय होगा। तो जितना मोल की संख्या उपस्थित होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। मोलरता का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है, मोलरता बराबर फॉर्मूला हो जाता है विलय का द्रव्यमान, ठीक है, क्या कहेंगे, विलय का द्रव्यमान कहेंगे, फिर बटा क्या करेंगे, विलय का अनुभार, जो भी विलय होगा, जैसे कि चीनी, तो चीनी का भी कुछ सूत्र होता है, तो उसका अनुभार लिखेंगे, और गुने आयतन हमको दिया रहेगा कि मान लो कि 50 ग्राम पानी में, या 50 लीटर पानी में, या 500 लीटर पानी में, या 500 मिलीलीटर पानी में, कौन सा में आपको घोलना है विलय को, ठीक है। तो विलय का ग्राम में आपको दिया हुआ रहेगा, और अनुभार आपको में निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रख के, और फिर ये 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। कब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपका जो लीटर दिया हुआ रहेगा विलियन का, जैसे 500 ml में दिया रहे, तब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि लीटर में डायरेक्ट दिया रहे तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बाबू, ध्यान रखना, ठीक है। यही फॉर्मूला, यदि समान विलय दो विलय को मिश्रित किया जाए तो परिणामी विलयन की मोलरता क्या होगी। देखो जब समान विलय होगा, यानी कि दो गो समान विलय, यानी चीनी है और फिर भी एक और चीनी है, ठीक है, दो अलग अलग है, वो अलग चीनी है, ये अलग चीनी है, तो यहाँ पर से वो फॉर्मूला बन जाएगा। जब मोलरता ज्ञात करना रहेगा उस कंडीशन में, तो आपको क्या करना है, पहला का मोलरता और पहला का आयतन, दूसरा का मोलरता और दूसरा का आयतन ज्ञात करना है, साथ में जोड़ देना है, और फिर दोनों का जो आपका वॉल्यूम दिया रहेगा, यानी कि आयतन दिया रहेगा, उन दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो जो एग्ज़ाम में मोस्ट टॉपिक यहाँ पे देखो, ताप, आपका एग्ज़ाम में पूछता है कि ताप के वृद्धि के कारण क्या, कौन अप्रभावित होता है, कौन अप्रभावित होता है। तो देखो मोलरता जो है ये क्या होता है, ताप के साथ घटता है, ताप के साथ घटता है, तो जो मोललता हो जाएगा, मोलरता हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक मोललता भी होता है। ये क्या होता है, ताप बढ़ेगा तो ये बढ़े नहीं भी नहीं बढ़ता है, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब है जो मोललता होता है वो ताप पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन मोलरता जो है हमारा ताप पे निर्भर करता है, ठीक है। वो मोलरता देखो यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे अभी, मोलालिटी देखो यहाँ पे कहते हैं विलयन की शक्ति, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की शक्ति को थोड़ा बहुत पढ़ लो। देखो प्रति लीटर विलयन में विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की शक्ति कहलाती है। देखो बहुत अच्छा तरीका से समझना, प्रति बिलियन में विलय के ग्रामों की संख्या विलयन का शक्ति कहलाती है। यानी कि विलयन का शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, विलय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन। यानी कि मान लो कोई भी विलय है, विलय क्या हो जाएगा, मान लो कि हमारा चीनी है या नमक, मान लो नमक क्या है, नमक हमारा 5 ग्राम दिया रहेगा बटा में, और आपको आयतन दिया रहेगा कितना लीटर पानी में घोलना है, तो 1 लीटर पानी में घोलना है। तो यहाँ पे लीटर में तो 1 लीटर, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, विलयन की शक्ति कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखना विलय का द्रव्यमान हमेशा ग्राम में लिखना, और विलयन का आयतन हमेशा लीटर में लिखना। यदि मिली लीटर में है तो आपको उसको लीटर में चेंज करना होगा, ठीक है, तब जाकर के आपका ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। चलो अब देखो, अब मोललता की ओर बढ़ लेते हैं। मोलालिटी, इसको हम लोग छोटकी एम से सूचित करते हैं। मोलारिटी को देखो, मोलालिटी और मोलारिटी ये अंतर है। मोलरता को हम लोग बड़की एम से सूचित करते थे, और मोललता को हम लोग छोटकी एम से सूचित कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये कहता है यह विलायक में 1000 ग्राम में उपस्थित विलय की मोल की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, मोललता कहते हैं। मोललता का फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलय की मोलों की संख्या बटा में विलय का भार। देखो मोलरता क्या था, तो मोलरता था कि विलय की मोलों की संख्या, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मोलों की संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और क्या हो जाएगा यहाँ पे
विलय का आयतन, ठीक है। देखो विलय की मोलों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा में अनुभार। अनुभार को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कर देते हैं, ठीक है। इसको छोटकी एम रखना द्रव्यमान को, इसको हम लोग बड़ी एम कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर से देखो ये डायरेक्ट फार्मूला बता दिया है किसका, मोलों की संख्या ज्ञात करने का, ठीक है। मोलों की संख्या यदि ज्ञात करने के लिए कहे तो ये फार्मूला लगाना, पहले विलय का द्रव्यमान दिया रहेगा और विलय का आणविक द्रव्यमान अगर भाग दे देते हो तो आपको मोलों की संख्या मिल जाएगा, और मोलों की संख्या में यदि आयतन से भाग देते हो तो आपको मोलरता मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे कहता है यदि विलय का मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो विलय का मास और फिर विलय का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे और फिर उसके बाद भार से डिवाइड कर देंगे, जो विलायक का भार रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोललता देगा। और भार हमेशा क्या होना चाहिए, जब आप केजी में करेंगे तो 1000 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, यदि आपका ग्राम में रहेगा तब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे जो टॉपिक है, ये दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता है मोलर विलयन से कम संदर्भित होता है, ठीक है। ये टॉपिक याद रखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कहता है मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता, यानी कि अपरिवर्तित होता है। तो आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि मोललता कौन है ऐसा है जो कि ताप के साथ अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में मोलरता रहेगा, सांद्रता रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको टिक क्या करना है, मोललता, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मलता। यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मलता क्या होता है, तो नॉर्मलिटी, ठीक है। नॉर्मलिटी यानी कि एन होता है यह विलयन प्रति लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक को, यानी कि ग्राम में तुल्यांकी भार की संख्या इसकी इकाई तुल्यांकी बट्टा तुल्यांकी लीटर इन्वर्स होता है, ठीक है। तो नॉर्मलता यदि ज्ञात करने के लिए कहे तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है बाबू, तो विलय का भार सबसे पहले लिख देना है, फिर बटा करना है, विलय का ग्राम में तुल्यांकी भार निकालना है, फिर उसके बाद विलयन का आयतन से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब तुल्यांकी भार निकलेगा कैसे, तो आगे देखिए, पहले ये तो आपको याद रख लेना है, जब 2 गो रहेगा तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये सिंगल रहेगा तब, ठीक है। देखो तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखते हैं, यदि पढ़ते हैं हम लोग, किसी पदार्थ का वह भाग जो हाइड्रोजन के 1, ऑक्सीजन के 8 तथा क्लोरीन के 35.5 भाग से क्रिया करता है तो इतने भाग से विस्थापित करता है तो उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाता है। अब तुल्यांकी भार निकलेगा कैसे, तो तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला यहाँ पर से आप लोग याद कर सकते हो, परमाणु भार बटा में संयोजकता। यदि किसी भी एलिमेंट का या किसी भी यौगिक का आप लोग निकाल रहे हो तो उसका पहले परमाणु भार निकालो, फिर उसके बाद संयोजकता से डिवाइड कर दो, आपका क्या निकल के आ जाएगा, तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा तो आसानी से आप सभी लोग नॉर्मलता को आसानी से निकाल सकते हो ना। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि आपको डेली क्लासेस मिल रही है। 8 बजे आपको पैरामेडिकल का मिलेगा, ठीक है। और शाम में पॉलिटेक्निक इंजीनियर का मॉर्निंग में अब 8 बजे मिलेगा, और ITI का जो लोग करना चाहते हैं उनको 6 बजे से डेली मिलेगा शाम में, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।